150 बिलियन डॉलर्स, जो कि दुनिया के 135 कंट्रीज की जीडीपी से भी ज़्यादा है। दुनिया में सिर्फ 58 कंट्रीज ही ऐसी हैं जिनकी जीडीपी 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। पर यहाँ हम किसी कंट्री की जीडीपी की बात नहीं कर रहे और ना ही किसी कंपनी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। ये इंडिया के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियल गौतम अडानी की नेटवर्थ है, जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स लिस्ट के अकॉर्डिंगली जेफ बेजोस को सरपास करके रिसेंटली वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। गौतम अडानी ये मुकाम पाने वाले पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियन भी हैं। इससे पहले कोई भी एशियन ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स लिस्ट में इतना ऊपर नहीं पहुंच पाया। इसमें से गौतम अडानी की तकरीबन 90% से भी ज़्यादा की वेल्थ केवल पिछले 2 सालों में बढ़ी है। जेफ बेजोस, जिनको रिसेंटली गौतम अडानी ने सरपास किया, वो अमेजन के फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। अमेजन के रेवेन्यू की बात की जाए तो अमेजन का रेवेन्यू 486 बिलियन डॉलर्स है और अमेजन का नेट प्रॉफिट 13.4 बिलियन डॉलर्स है। वहीं अडानी ग्रुप का टोटल रेवेन्यू 29.2 बिलियन डॉलर है, जो कि अमेजन के रेवेन्यू का ओनली 6% है, और नेट प्रॉफिट 4.4 बिलियन डॉलर्स है, जो कि अमेजन के नेट प्रॉफिट का 34% के करीब है। ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से गौतम अडानी की नेटवर्थ पिछले 2 सालों में 140 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ी और वो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए? आपको ये जान के हैरानी होगी कि अडानी ग्रुप का साम्राज्य डेट यानी कि कर्ज के ऊपर खड़ा है। मार्च 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अडानी ग्रुप पर कंसोलिडेटेड 27.5 बिलियन डॉलर्स का डेट है, जो कि वर्ल्ड की 80 कंट्रीज की जीडीपी से भी ज़्यादा है। गौतम अडानी और अडानी ग्रुप की अनबिलीवेबल राइज को बबल राइज कहा जा रहा है, जो कि कभी भी फूट सकता है। बट वाकई में ये बबल राइज है या इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौतम अडानी इंडिया के बिगेस्ट पोर्ट ऑपरेटर और कोल ट्रेडर अडानी ग्रुप के को फाउंडर हैं। रिन्यूएबल पावर जनरेशन, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मल पावर जनरेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स, एग्री लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, इंडस्ट्रियल लैंड, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एयरपोर्ट्स, वाटर मैनेजमेंट, रोड, मेट्रो एंड रेल, डेटा सेंटर, फ्रूट्स, एडिबल ऑयल्स एंड फूड, रियल इस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, हाउसिंग फाइनेंस, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सभी अडानी ग्रुप के बिजनेसेस हैं। गौतम अडानी ने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स के नेम से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, जिसको बाद में बदल के अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। इस कंपनी का काम कमोडिटी ट्रेडिंग करना था। इसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने मुद्रा पोर्ट्स के मैनेजरियल ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी को दिया, जहां से उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते धीरे धीरे पिछले 3 डिकेड्स में लगभग हर एक सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अडानी ग्रुप का 74% स्टेक है। रिसेंटली अडानी ग्रुप ने इंडिया के एक न्यूज़ चैनल एनडीटीवी की 29% स्टेक को एक्वायर किया है। इसके अलावा इंडिया के 5G स्पेक्ट्रम के बिडर्स में भी अडानी ग्रुप का नाम आ रहा है। अडानी ग्रुप की करंट वैल्यूएशन 250 बिलियन डॉलर्स यानी कि तकरीबन 20 लाख करोड़ है। पिछले 2.5 सालों में गौतम अडानी की वेल्थ 15 टाइम्स बढ़ी है। जनवरी 2020 में गौतम अडानी की नेटवर्थ 10 बिलियन डॉलर्स थी। वहीं सितंबर 2022 की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली गौतम अडानी की नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर्स है। चलिए इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। 23 अगस्त 2022 को क्रेडिट साइट्स, जो कि फेच ग्रुप की एक यूनिट है, उसने अडानी ग्रुप की बैलेंस शीट को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की। क्रेडिट साइट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अडानी ग्रुप एक डीपली ओवर लीवरेज कंपनी है, जो कि डेब्ट लेकर अपने एग्जिस्टिंग एंड न्यूली एक्वायर्ड बिजनेसेस में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। यानी कि अडानी ग्रुप कर्जों के दम पर खुद को एक्सपेंड कर रहा है। इस बढ़ते डेब्ट को देखकर इस रिपोर्ट का कहना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अडानी ग्रुप का ओवरली एम्बिशियस डेब्ट से फंड किया हुआ ग्रोथ प्लान कहीं आगे चलकर एक बड़ा डेब्ट ट्रैप न बन जाए, जिसके कर्ज में फंसकर अडानी ग्रुप की कंपनीज में डिफॉल्ट तक की नौबत आ सकती है। अडानी ग्रुप की 6 एंटिटीज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं और इन एंटिटीज पर टोटल 2.2 लाख करोड़ का कर्ज है। अडानी ग्रुप की कुछ एंटिटीज यूएस बॉन्ड से भी फंडेड हैं। ऐसी कंपनीज की रैपिड ग्रोथ और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखते हुए इन्हें बैंक्स और इन्वेस्टमेंट कंपनी से बड़े लोन्स मिलते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे डेब्ट एक्यूमुलेट होता है तो इन कंपनीज की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन
और एमोर्टाइजेशन रेशियोज बिगड़ते जाते हैं और ऐसी कंडीशन में इन कॉन्ग्लोमेरेट्स कंपनीज की एक भी एंटिटी ने लोन डिफ़ॉल्ट किया तो पूरे बिजनेस एम्पायर को उस डेट ट्रैप से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डेट और क्षमता से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने के कारण ना रुकने वाला कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हो सकता है, जिसके चलते इस ग्रुप की बाकी कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेकार हो सकती है। अडानी ग्रुप के डेप्ट और इन्वेस्टमेंट प्लान्स में काफ़ी बड़ी खामी देखी गई है। अडानी ग्रुप इस डेप्ट से ज़्यादातर नए और अनरिलेटेड बिजनेसेस में वेंचर कर रहा है जिनके बारे में इस ग्रुप का कोई एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज नहीं है। ये ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि कॉपर रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम और एल्युमिनियम प्रोडक्शन, जिन्हें शुरू करने और रेवेन्यू जनरेट करने की स्टेज तक ले जाने के लिए भारी भरकम निवेश की ज़रूरत होती है। इन फील्ड्स में शुरुआती कुछ सालों में प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। ये सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे में इनिशियल ईयर्स में डेप्ट का पेमेंट भी मुश्किल होता है, जो इन्वेस्टमेंट को और भी मुश्किल बना देता है। रीपेइंग टाइम बढ़ जाने से इन डेप्ट्स का इंटरेस्ट रेट और साथ साथ बैलेंस शीट में फर्म की लिक्विडिटी दोनों इफेक्ट होते हैं। डेप्ट फ्यूल इन्वेस्टमेंट्स अपने इनिशियल ईयर्स में रीफाइनेंसिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इन्हें एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है। इसी कारण ग्रुप के लिए सॉलिड बैंक रिलेशनशिप्स मेंटेन करना और कैपिटल मार्केट का स्ट्रॉन्ग बने रहना ज़रूरी है, ताकि बिजनेसेस को लगातार लोन्स मिलते रहें। आने वाले समय में अडानी ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और एयरपोर्ट बिजनेसेस में हैविली इन्वेस्ट करने वाला है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ओडिशा में 4.1 मिलियन टन्स पर एनम के इंटीग्रेटेड एल्यूमिना रिफाइनरी और 30 मिलियन टन्स आयरन और बेनिफिकेशन प्लांट लगाने जा रहा है, जिसकी कुल लागत अप्रोक्सीमेटली 58,000 करोड़ है। अडानी ग्रुप अपने फ्यूचर एम्बिशंस को पूरा करने के लिए डेट मार्केट पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, जो कि इंडियन इकोनॉमी पर डायरेक्टली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अडानी ग्रुप की बोरिंग की बात करें तो अडानी ग्रुप की बोरिंग काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें अडानी ग्रुप ने डेट, इक्विटी और बॉन्ड्स का अच्छा तालमेल बैठाकर फंडिंग रेज की है। अडानी ग्रुप ने ज़्यादातर डेट, बॉन्ड्स और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन से ही लिया है, बट फिर भी इस भारी भरकम डेट का 40% शेयर बैंक से लिया गया है। इस 40% लोन में से 8% लोन ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक्स और 11% प्राइवेट सेक्टर बैंक से लिया गया है और 21% लोन पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया गया है। 21% सुनने में काफ़ी छोटा लगता है, बट अडानी ग्रुप के टोटल डेट का 21% 35,000 करोड़ है। विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का लोन डिफ़ॉल्ट किया था और नीरव मोदी ने 13,000 करोड़ का लोन डिफ़ॉल्ट किया था, और हम जानते हैं कि इन डिफ़ॉल्ट्स का इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ा था। ऐसे में अडानी ग्रुप का 35,000 करोड़ का पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया गया लोन कहीं आने वाले समय में एक और इकोनॉमिक क्राइसिस को न्योता तो नहीं दे रहा, जिसे अगर बेल आउट करने की ज़रूरत पड़ी तो इसे करने के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा ही इस्तेमाल किया जाएगा। अडानी ग्रुप का साम्राज्य कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा। अडानी ग्रुप की अनबिलीवेबल ग्रोथ ने पिछले 5 सालों में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अपने इन्वेस्टर्स को 4019% का रिटर्न दिया, जिसमें से ज़्यादातर रिटर्न पिछले 2 सालों में ही आए हैं। पर इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छी रिटर्न के अलावा इकोनॉमी और बिजनेसेस की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक मॉडरेसी की ज़रूरत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बिजनेस ग्रुप की इम्पोर्टेंस पूरे देश की इकोनॉमी के लिए भारी पड़ जाए, क्योंकि ऐसा ही हम कुछ चाइना की डेट फ्यूल्ड रियल एस्टेट सेक्टर में भी देख रहे हैं, जिसने अपनी ग्रोथ और डेट के बैलेंस को बनाकर नहीं रखा, जिसका बुरा असर आज पूरी चाइनीज इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।